आखिर कैसे? इस देश में बहुत कम पढ़े-लिखे लोग भी एमपी, एमएलएज़ और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्या एक आम आदमी भी इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है? आखिर सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? दो भाइयों के झगड़े तो हम घर में भी सुलझा लेते हैं, पर क्या हो जब दो स्टेट्स ही आपस में भिड़ जाएं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट से 92 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने 13 दिसंबर साल 2023 को हुए पार्लियामेंट के सिक्योरिटी ब्रीच के मामले पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पर हमारे देश के माननीय गृह मंत्री से कुछ सवाल पूछ रहे थे। पर ये सारा जो इंसिडेंट था ना, वो हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा चैम्बर में होता है। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर हमारे पार्लियामेंट में चैम्बर्स कितने होते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हमारे पार्लियामेंट में दो चैम्बर्स होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो आइए पहले जान लेते हैं कि लोकसभा क्या होता है, कौन से लोग यहाँ जाके बैठते हैं और इनका चुनाव कैसे होता है। तो पार्लियामेंट के लोकसभा चैम्बर में मैक्सिमम 550 सीट्स होती हैं, पर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 543 सीट्स पर ही इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि हमारे पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है और इन 543 सीट्स पर आम चुनाव के माध्यम से इलेक्शंस होते हैं। यानी कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है चुनाव में भाग लेता है और अपने क्षेत्र के सांसद को चुनता है और वही सांसद जाकर के लोकसभा में बैठते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिर लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए एक व्यक्ति के पास मिनिमम क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए आपका एक भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। उम्मीदवार किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार मेंटली डिस्टर्ब या फिर बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार भारतीय संविधान और कानून के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो। अगर ये सारी क्वालिटीज आपके पास भी हैं, तो आप भी किसी भी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और लोकसभा के लिए चुने गए सदस्य का कार्यकाल 5 सालों का होता है। आइए अब जान लेते हैं पार्लियामेंट के दूसरे चैम्बर यानी कि राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट्स होती हैं, पर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 200 सीट्स पर इलेक्शन हुए थे, जिसमें से कि 12 सदस्य हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। बाकी के 233 मेंबर्स अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। आमतौर पर राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा के चुनाव के मुकाबले थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही वोट करते हैं। राज्यसभा चुनाव में राज्यों के विधायक ही मतदान करते हैं, जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक राज्यसभा उम्मीदवार बनने के लिए आपके पास मिनिमम क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए सबसे पहले आपका भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। कैंडिडेट मेंटली डिस्टर्ब या फिर बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार भारतीय संविधान और कानून के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो। अगर ये सारी क्वालिटीज आपके पास हैं, तो आप भी किसी भी पार्टी से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ पर चुने गए सदस्य का कार्यकाल 6 सालों का होता है। हमने पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर्स के बारे में बात कर ली, पर इन दोनों चैम्बर्स में बहुत सारे मेंबर्स बैठे होते हैं और इन बहुत सारे मेंबर्स में एक आदमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम इस देश का प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री बनता कौन है और इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो पीछे हमने बात की थी लोकसभा के बारे में, जहाँ पे 543 सीट्स पर इलेक्शंस होते हैं। तो इन 543 सीट्स में से जिस भी पार्टी के पास सीटों की संख्या सबसे अधिक होती है, उस पार्टी का कोई भी सदस्य पूरी पार्टी की सहमति से प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आता है, जिसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। पर ऐसे में राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है, इसलिए उसके पास थोड़ी अधिक शक्तियां होती है। अगर हमारा राष्ट्रपति चाहे तो वो संसद में किसी को भी प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है, पर शर्त यह है कि उस व्यक्ति को लगभग 1 महीने के भीतर संसद में बहुमत सिद्ध करना होगा। अब चाहे वो गठबंधन से करे या फिर किसी और तरीके से। अगर वह व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है, तो दूसरी पार्टी जिसके पास बहुमत है, उस पार्टी के चुने हुए सदस्य को हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। वैसे तो पार्लियामेंट के दो चैम्बर्स ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पर अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट में टोटल पार्ट्स कितने होते हैं, तो हमारे पार्लियामेंट में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। पीछे के 2 फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट कौन बनता है और प्रेसिडेंट बनने के लिए एक उम्मीदवार के पास मिनिमम क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वैसे तो प्रेसिडेंट हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है
और राष्ट्रपति को हम अपने देश का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। तो ऐसे में इस पद पर आसीन व्यक्ति के पास कुछ विशेष शक्तियां हो जाती हैं। तो ये जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर राष्ट्रपति बना कैसे जाता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास कुछ मिनिमम क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि उम्मीदवार जो भी होगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। उम्मीदवार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। उम्मीदवार मेंटली डिस्टर्ब या फिर बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक विधायक होने चाहिए। यानी कि सीधी सी बात यह है कि अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी पहुंच सीधे सीधे 100 विधायकों तक होनी चाहिए, जो कि आपके फेवर में होने चाहिए। तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। उसके बाद आपको 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है, जो कि इलेक्शन के बाद अगर आपने टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 भी अपने हिस्से में नहीं ला पाया तो वो 15,000 रुपए की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। और इस तरीके से हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दो राज्यों के झगड़े के बारे में। दो व्यक्तियों के झगड़े तो हम आसानी से सुलझा लेते हैं, पर दो राज्यों के झगड़े सुलझाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो इसके लिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में दिया गया है। दो राज्यों के झगड़े जैसे कि असम और नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट, या फिर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर डिस्प्यूट, इस तरह के बहुत सारे डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर ऐसे झगड़े जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। तो इस तरह के झगड़े हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 33 जज और एक चीफ जस्टिस है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कोलोजियम द्वारा होती है। इस तरीके से हमारी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है। आगे हम बात करेंगे स्टेट्स के बारे में, जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और वैसे स्टेट्स जहां पे भी आप रहते हो वहां की गवर्नमेंट आखिर कैसे काम करती है। तो इस बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।